Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. Welcome once again you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर। तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर सीरीज़ का आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें इस लेक्चर सीरीज़ की ख़ास बात ये रहेगी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कॉम्पिटिटिव वे में सिर्फ उन्हीं जो पॉइंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए चाहिए उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, ताकि कम वक्त में आप लोगों का ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। तो इसके लिए आप लोगों को करना है कि साथ साथ इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, या आपको हमसे PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स से ये सीरीज़ तैयार की जा रही हैं। एक भी अननेसेसरी अनवांटेड पॉइंट्स यहाँ नहीं लिया गया है, तो आपको विदाउट स्किप आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो फॉरेंसिक मेडिसिन को एक बार समझ लेते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है ये सबको पता होना चाहिए। तो फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट अप्लाइज मेडिकल नॉलेज टू लीगल मैटर्स. It helps court, police and investigation agencies to determine the cause of injury and death. बेसिकली इसमें जो हमारी मेडिकल नॉलेज होती है उसको अप्लाई किया जाता है लीगल मैटर्स के लिए। तिब्बी कानून या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसको कहते हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ forensic medicine that deals with legal rights, duties, responsibilities and liabilities of medical professionals. It is basically science of law and application of law to medical practice. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त। इसमें जो डेड बॉडीज़ होती हैं जिनकी शनाख्त किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक टॉपिक की नहीं जाएंगे, बल्कि उस टॉपिक में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग को क्या कहते हैं आप लोगों को याद रखना है इसका नाम, फिंगर प्रिंटिंग नोन एज डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके दो नाम और हैं, गैल्टन सिस्टम और डर्मेटोग्लाइफिक्स, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फिंगर प्रिंटिंग के लिए ये डेक्टाइलोग्राफी है। मोस्ट कॉमन पैटर्न जो हमारी फिंगर टिप्स है, इस पर कई सारे पैटर्न्स बने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, 67% जो होता है ये लूप्स हैं। इसके बाद आता है वर्ल्स, और जो लीस्ट कॉमन है ये होता है कंपोजिट पैटर्न। तो आप लोगों को याद रखना है फिंगर प्रिंटिंग इज़ नोन एज डेक्टाइलोग्राफी, और गैल्टन सिस्टम भी कहते हैं, डर्मेटोग्लाइफिक्स इसको कहा जाता है। फिंगर प्रिंटिंग का मोस्ट कॉमन जो पैटर्न होता है हमारे फिंगर्स पर ये लूप्स होता है, और लीस्ट कॉमन पैटर्न होता है कंपोजिट पैटर्न, ये ओनली 1 to 2% लोगों में ही पाया जाता है। डेक्टाइलोग्राफी इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स आर प्रोटेक्टेड इन बर्न्स, किसी के सीवियर बर्न इंजरी हो जाती है, लेकिन इस बर्न में भी जो फिंगरप्रिंट हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिंगरप्रिंट्स आर प्रोटेक्टेड इन बर्न। तो ये पूछा जा सकता है, कई सारे ऑप्शंस देखें तो आप लोगों को बताना है फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड किस कंडीशन में रहेंगे, बर्न में रहेंगे। और कुछ कंडीशंस हैं जैसे लेप्रेसी है, इलेक्ट्रिक इंजरी है, रेडिएशन इंजरी है। इन कंडीशन में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका परमानेंट लॉस होता है, परमानेंटली फिंगरप्रिंट्स जो फिंगर पैटर्न हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लिप प्रिंट को कहा जाता है चीलियोस्कोपी। लिप प्रिंट्स आर नोन एज चीलियोस्कोपी। क्वाड्रेट रूल्स हमें ये बताता है कि नो 2 फिंगरप्रिंट्स आर अलाइक, किसी भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं हो सकते, नॉट इवन इन ट्विंस, भले ही वो ट्विंस ही क्यों ना हो, उनमें भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेट रूल्स किससे रिलेटेड है? फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल है, जितना मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है उतना ही आप लोगों को कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए याद रखना है बस। पोडोग्राम क्या होता है? स्टडी ऑफ फुटप्रिंट। अभी हमने पढ़ा जो लिप होता है, लिप के लिए चीलियोस्कोपी होता है लिप प्रिंट, और ये फुटप्रिंट के लिए पोडोग्राम। सिफेलिक इंडेक्स है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस। सिफेलिक इंडेक्स से रेस का पता चलता है, रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्कल ऑफ इंडियन, आर्यंस एंड नेग्रोज,
कैसा होता है इंडियन आर्यंस और नेग्रोस का स्कल? ये डॉलिकोसेफेलिक होता है, लॉन्ग हेडेड यानी कि, और सेफेलिक इंडेक्स होता है बिटवीन 75 to 80। ये याद रखना है आप लोगों को। मेनली जो इंडियंस का स्कल है वो कैसा होता है? डॉलिकोसेफेलिक। स्कल ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स का किस तरह का स्कल होता है? शॉर्ट हेडेड होते हैं मंगोल्स, और इसमें ब्रेकीसेफेलिक होता है ये। इसका सेफेलिक इंडेक्स 80 to 85 होता है। आप लोगों को भले सेफेलिक इंडेक्स का जो ये यूनिट है ये नहीं याद रहे 80 to 85 या 75 to 80, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है नाम इसका। मंगोल्स का है ब्रेकीसेफेलिक, और इंडियन का आप लोगों को खासकर याद रखना है, इंडियन का जो स्कल होता है ये डॉलिकोसेफेलिक होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये होता है इस्टियोप्यूबिक इंडेक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन बाज़ औक़ात बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हालत में होती है कि उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको सिर्फ स्कल कंडीशन में मौजूद मिलती है हमें बॉडी। तो ऐसी कंडीशन में जो स्कल का जो प्यूबिक बोन होती है, इस्टियोप्यूबिक इंडेक्स, हम उसमें देख के सेक्स डिटर्मिन किया जाता है कि आइदर इट इज़ मेल और फीमेल। पॉन्ड्रल इंडेक्स, पॉन्ड्रल इंडेक्स यूज़ किया जाता है IUGR के लिए, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो आपको पॉन्ड्रल इंडेक्स से याद रखना है IUGR। पॉन्ड्रल इंडेक्स इज रिलेटेड विद IUGR। बस इतना ही आप लोग याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। ये सभी लोगों को पता है ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो नॉर्मल मेल होता है, मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो एक इस तरह से अगर पेयरिंग में देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जो मेल की बात करें तो मेल कैरियोटाइप में 22 पेयर्स ऑटोजोम्स के होते हैं, यानी 44 क्रोमोसोम्स ऑटोजोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। मेल्स में ये XY होता है और फीमेल में XX होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसमें डिरेंजमेंट हो जाता है। इसमें जो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाती है। ये 46 से 47 हो जाता है, और वो जो एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है इसमें, ये XY की बजाय ये XXY हो जाता है, और ये जो पर्सन होता है वो मेल होता है। तो आप लोग को याद रखना है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में मेल होता है ये, और इसका जो क्रोमोसोम होता है ये 47 होता है क्रोमोसोम XXY। एक X क्रोमोसोम इसमें ज़्यादा हो जाता है। और इसके जो फीचर्स होते हैं, स्मॉल टेस्टिस होगा, इनफर्टिलिटी होगी, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, एज़ोस्पर्मियम। ये आप लोग को याद रखना है। क्लीनफेल्टर में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, भले माइल्ड होता है लेकिन मेंटली रिटार्डेड होता है पेशेंट। दूसरी क्रोमोसोमल डिसीज़ है हमारी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक जो क्रोमोसोम होता है ये कम होता है। क्लीनफेल्टर में एक क्रोमोसोम ज़्यादा था और टर्नर में एक कम है। ये 45X0, X0 यानी कि कोई नहीं है X के साथ, ना X शामिल है ना Y शामिल है। दूसरा ओनली 1 सिंगल X सेक्स क्रोमोसोम इज़ देयर। और इसका जो पेशेंट होता है ये फीमेल होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब नेक होता है, रीनल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं इसमें, हॉट शू किडनी होती है, डुप्लीकेशन ऑफ रीनल पेल्विस, जो रीनल पेल्विस होता है वो 2 होते हैं। कार्डिक डिफेक्ट्स भी ऐसे पेशेंट में देखने को मिलते हैं, मेनली कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्लीनफेल्टर की पेशेंट होती है ये, इसका जो मेंटल स्टेटस होता है वो नॉर्मल होता है, इट इज़ मेंटली नॉर्मल। अभी कुछ स्केलेटल वेट डिफरेंसेस याद रखने हैं आप लोगों को मेल एंड फीमेल के। तो जो मेल स्केलेटन का वेट होता है ये 4.5 kg होता है। इसमें जो स्केलेटन मिला है अगर किसी का, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज़ आइदर मेल और फीमेल, तो कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें वेट से भी पता लगता है, क्योंकि वेट डिफरेंस होता है। मेल का स्केलेटन हेवी होता है और फीमेल का लाइट होता है। मेल स्केलेटन का वेट है 4.5 kg और फीमेल स्केलेटन का वेट होता है 2.75 kg नियर अबाउट। लॉन्ग बोन्स का अगर देखा जाए तो लॉन्ग बोन्स ऑफ मेल स्केलेटन आर 8% लॉन्गर देन फीमेल स्केलेटन।
कैपेसिटी ऑफ मेल स्कल की जो कैपेसिटी होती है ये 1500 to 1550 सीसी होती है, और कैपेसिटी ऑफ फीमेल स्कल इज़ 1350 to 1400 सीसी। एज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एज ऑफ वायबिलिटी होती है 7 मंथ 28 वीक्स ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ, यानी कोई बेबी डिलीवर हो रहा है अगर 7 मंथ के बाद, तो ये माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। इन्फेंटिसाइड होता है डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है 1 साल के होने से पहले उसके अगर डेथ हो रही है तो उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। IPC 82 क्या बताता है, नो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलो 7 ईयर। अगर कोई बच्चा है जिसने कोई क्राइम किया है और वो 7 साल से छोटा है तो उसकी कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, ये IPC 82 हमें बताता है। रेप, इंटरकोर्स विद द वाइफ बिलो 15 ईयर। इसमें क्या होता है, अगर किसी की कोई मैरिड है और वाइफ की एज अगर 15 से कम है, बिलो 15 है, और कंसेंट के साथ भी विदाउट एनी फोर्स अगर इंटरकोर्स किया जा रहा है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज रेप। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बना था 1986 में। इसमें जुवेनाइल किसको कहा जाता है, बॉय अगर जिसकी एज 16 से कम है और गर्ल की एज अगर 18 से कम है तो इसको जुवेनाइल कहा जाएगा। और जुवेनाइल के लिए ये स्पेशल कानून होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर क्राइम ऐसे लोगों से होता है जिनकी एज बॉय में 16 या गर्ल में 18 से कम है तो उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, बल्कि इस एज ग्रुप के लिए ख़ास स्कूल बनाए गए हैं, स्पेशल स्कूल फॉर जुवेनाइल, जिसको कहा जाता है बोर्स्टल स्कूल्स। इसमें इन लोगों को भेजा जाता है और वहाँ इनकी एक तरह से इनकी काउंसलिंग होती है, ट्रेनिंग होती है आगे लाइफ के लिए। फैक्ट्री एक्ट हमें क्या बताता है, नो एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर ऑफ एज। 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता है फैक्ट्रीज़ में। शारदा एक्ट हमें बताता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है ये। शारदा एक्ट का दूसरा नाम आप लोग को याद रखना है, शारदा एक्ट इज ऑल्सो अ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट। 1978 में ये बना था। फॉर मेल के लिए जो शादी की एज इस एक्ट के अकॉर्डिंग है 21 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स। अगर इससे पहले से कम एज में शादी हो रही है तो इट इज़ इल्लीगल। टीथ से भी आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। तो चलिए टीथ के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टीथ जो टेम्पररी टीथ होते हैं जिसको दूध के दांत मिल्क टीथ कहते हैं और जिसको डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है, ये 20 नंबर्स में होता है, बच्चों में पाए जाते हैं ये। डिलेड डेंटिशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जो बच्चों के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो देर में निकलते हैं, तो ये कंडीशन है रिकेट्स मोस्ट कॉमन। सेकंड वन इज़ क्रेटिनिज्म। तो आप लोगों को याद रखना है डिलेड डेंटिशन फाउंड इन रिकेट्स एंड क्रेटिनिज्म। अर्ली डेंटिशन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अर्ली बहुत ज़्यादा ही जल्दी, यहाँ तक कि जो न्यूनेट है बच्चा उसी के मुंह में अब दांत नज़र आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कम एज में ये पाया जाता है आमतौर पे कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में। और ये जो टीथ होते हैं ऐसे टीथ को हचिनसन्स टीथ कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। हचिनसन्स टीथ सिफिलिस में पाए जाते हैं और ये अर्ली डेंटिशन होता है, न्यूनेटल टीथ होता है ये। टाइम ऑफ इरप्शन, जो अर्लीस्ट टीथ अपीयर होता है बच्चों में ये 6 मंथ की एज में होता है और ये लोअर सेंट्रल इंसिजर होता है। फर्स्ट मोलर टीथ का टाइम ऑफ इरप्शन होता है 1 ईयर ऑफ एज, सेकेंड मोलर 2nd ईयर ऑफ एज एंड कैनाइन टीथ अपीयर्स एट द एज ऑफ 1.5 ईयर। परमानेंट टीथ 32 इन नंबर। फर्स्ट परमानेंट टीथ इरप्ट, पहला परमानेंट टूथ निकलता है लोअर फर्स्ट मोलर और ये 6 ईयर की एज में निकलता है। थर्ड मोलर जिसको विजडम टूथ कहा जाता है ये 17 to 25 ईयर ऑफ एज में निकलता है। ऑल टीथ अपीयर अर्लियर इन लोअर जो एक्सेप्ट लैटरल इंसिजर।
कॉमनली देखा जाता है कि जो पहले निकलते हैं, जो लोअर जॉ के सारे टीथ पहले निकल आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो आप लोग को याद रखना है, लैटरल इंसिसर, ये अपर जॉ में पहले आता है। हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस है इनेमिल, इसमें 97% कैल्शियम आयन होता है और ये इसी से हमारे दांत बने होते हैं, इनेमिल से। अर्लीस्ट बोन टू ऑसिफाई, क्लैविकल, ये फिफ्थ वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही ये ऑसिफाई हो जाती है, इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अर्लीस्ट चेंज सीन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो अर्लीस्ट चेंजेस नज़र आते हैं मेल्स में, तो इसमें होता है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 14 ईयर। इन फीमेल्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 ईयर, ये आप लोग को याद रखना है। गस्टेफ्सन्स मेथड, गस्टेफ्सन्स मेथड में क्या होता है, इसमें एज एस्टिमेशन ऑफ अडल्ट होता है ओवर 21 ईयर ऑफ एज, ये एज एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है 21 ईयर ऑफ एज के बाद। तो इसमें देखा जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट ऑफ कैनाल, इससे एज का डिटरमिन करने में मदद मिलती है, कितनी एज है जो भी बॉडी मिली है। हचिंसन्स टीथ अभी हमने बढ़ाया है। हचिंसन्स टीथ में क्या होता है, ये कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में होते हैं और ये अपर इंसिजर होता है और इसमें एक तरह से जो क्रेसेंट मून की शेप हो जाता है इसमें अपर इंसिजर में। नेक्स्ट एक टूथ आता है, ये भी सिफिलिस में देखने को मिलता है, कंजेनाइटल सिफिलिस में होता है मलबेरी मोलर, इसमें जो मोलर होता है ये इसका जो शेप होता है, जो शहतूत होता है मलबेरी होता है, इस तरह का इसका शेप हो जाता है और इसको मून्स मोलर भी कहते हैं। ये मोलर टीथ होता है जो सिफिलिस में निकलता है और कंजेनाइटल सिफिलिस के पेशेंट में ये देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस, जो पेल्विक बोन होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है फीमेल में और मेल पेल्विस में, तो उससे भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है आइदर इट इज़ मेल और फीमेल। जो फीमेल पेल्विस होता है उसमें जो सुप्रा प्यूबिक एंगल या सब प्यूबिक एंगल जिसको कह सकते हैं वो ऑब्ट्यूज होता है और फीमेल पेल्विस ज़्यादा लार्ज होता है, वाइड होता है और ये शैलो होता है, गहराई इसकी कम होती है और ग्रेटर शैटिक नोच इसकी ज़्यादा बड़ी होती है फीमेल पेल्विस की इन कंपैरिजन टू मेल पेल्विस। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर लंबा हो रहा है, आज के लेक्चर को यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग हमारे साथ अपने लेक्चर्स भी प्रिपेयर करते चलिए, साथ साथ इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है और किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।